सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। पहले सबसे पहले ये बताओ, आई होप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मुझे कमेंट के जरिए बताना आपकी स्टडी कैसे चल रही है। बताते रहा करो मुझे बीच बीच में यार कि आपके केमिस्ट्री के लेक्चर कैसे चल रहे हैं, केमिस्ट्री समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, फिजिक्स आपकी कैसे चल रही है, मैथ आपका कैसे चल रहा है, बायो आपकी कैसे चल रही है। मुझे बताते रहा करो सो दैट मुझे आपके बारे में पता रहे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है और मैं अपने लेवल पे क्या क्या चीजें कर सकता हूं। ठीक है, तो चलो यार अभी के लिए तो फिलहाल एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज हमें लेक्चर नंबर 9 लेना है। आज जो हमारा टॉपिक है यार, आज हमें बात करनी है क्वांटम नंबर्स के बारे में। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है क्वांटम नंबर्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लेकिन बोहर्स के जो हमारे कुछ लिमिटेशंस थी या ड्रॉबैक उसे बोले, उसको हम देखेंगे, क्योंकि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर चुके हैं और डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट हम कर चुके हैं। तो अब हम बोहर के जो ड्रॉबैक्स थे या लिमिटेशंस थी उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले उसको 10 मिनट में उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, अपने मेन काम पे आएंगे, क्वांटम नंबर पे। ठीक बात है, तो चलो हेडिंग डाल लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर आपका कितना है? 9 चल रहा है। ठीक है, आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 9, राइट। सबसे पहली हेडिंग डालो आप। सबसे पहली हेडिंग है आपकी ड्रॉबैक्स ऑफ या लिमिटेशंस ऑफ, आप कुछ भी लिख लेना। ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, कि बोहर के जो एटॉमिक मॉडल में क्या कमियां रह गई थी। हालांकि बहुत अच्छा मॉडल था, इसने काफी कुछ चीजें हमें बताई हैं, ठीक है, लेकिन तब भी कुछ कमियां रह गई थी जो कि आगे जाके सॉल्व की गई। फिर जो आप फाइनल जो आप मॉडल देखोगे वो आप देखोगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। कौन सा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आपको याद हो तो हमने देखो शुरुआत कहां से की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से शुरुआत की, फिर हम जे थॉमसन के मॉडल पे आए, रदरफोर्ड के मॉडल पे गए, बोहर्स के एटॉमिक मॉडल पे आए, फाइनली हम क्वांटम के मैकेनिकल मॉडल पे आ गए, राइट। और हमने तो 11 लेक्चर में आई थिंक कवर कर लिया सब कुछ, लेकिन ये डिस्कवरी होने में कितने साल लग गए थे। ठीक है, कितने सालों से चल रही थी, इतनी डिस्कवरी होने में काम हो गया था। तो आज हम बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक बात है। अच्छा, पहला ड्रॉबैक क्या है कि बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आपको मैंने बताया भी था कि बोहर मॉडल सिर्फ उनमें ही लगता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, राइट। जैसे कि आपका हाइड्रोजन, आपका हीलियम पॉजिटिव, आपका लिथियम 2 पॉजिटिव या बेरिलियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, इन सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो बस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही आपका बोहर मॉडल अप्लाई होता था, सब एटम्स में अप्लाई नहीं होता था। पहले इसकी लिमिटेशन ए है कि सब में हम अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, आगे इट कंसीडर द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर्स का जो आपका मॉडल था, मैं स्टार्टिंग में बोहर मॉडल को जब हमने शुरुआत की थी उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि बोहर्स का मॉडल बेस है किस पे बेस है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लाइट किस पार्टिकल के किस नेचर की बात कर, मतलब लाइट के किस नेचर के बारे में बात करती है? पार्टिकल नेचर के बारे में बात करती है वो। तो आपका जो इन्होंने बोहर एटॉमिक मॉडल जो था उन्होंने कंसीडर किया था पार्टिकल नेचर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने डी ब्रोगली भाई साहब के कंसेप्ट से देखा था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की हमने बात की थी। तो इधर से जो इन्होंने कंसीडर किया था, तो इसको डी ब्रोगली भाई साहब ने आगे आके करेक्ट किया, फिर ये इनकी लिमिटेशन बन गई थी, राइट। डी ब्रोगली भाई साहब ने आके इसको करेक्ट किया था कि पार्टिकल नेचर नहीं होगा, सिर्फ उसका वेव नेचर भी होगा इलेक्ट्रॉन का। इन्होंने बस पार्टिकल नेचर कंसीडर करके थ्योरी दे दी थी अपनी, ठीक बात है। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता लग गई थी कि रेडियस पता लग गया था कि 0.529 n स्क्वायर बाय जेड, आप एक्सप्रेशन देख चुके हो, राइट। इससे आपको इसकी पोजीशन पता लग गई कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे आपका इलेक्ट्रॉन है, इस फॉर्मूले से बोहर भाई साहब ने बता दिया था, ठीक बात है। एंड वेलोसिटी बाय इस फॉर्मूले से आपको वेलोसिटी पता लग गई थी, इस फॉर्मूले से आपको वेलोसिटी पता लग गई थी। मतलब क्या हुआ इधर से कि आपको पोजीशन भी पता लग रही है, वेलोसिटी भी पता लग रही है एक ही साथ। कौन सा ड्रॉबैक है? हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला था कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी, मतलब पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ मेजर नहीं कर सकते, सिमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते विद हाई एक्यूरेसी, लेकिन बोहर भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने रेडियस भी बता दिया कि मतलब इसकी पोजीशन भी बता दी और वेलोसिटी भी बता दी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, हाई एक्यूरेसी से नहीं बता सकते, ठीक बात है। तो इधर आपका हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया था, वो बीच में रुकावट बन गया था। हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो जिनके अनुसार ये था कि हम पोजीशन और वेलोसिटी तो एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, अगर एक हाई एक्यूरेसी से फाइंड होगी तो दूसरी कम एक्यूरेसी से फाइंड होगी, लेकिन इन्होंने तो एग्जैक्ट वैल्यू ही बता दी थी कि इसकी पोजीशन ये होगा, वेलोसिटी ये होगा, ये चीज नहीं होगी, ठीक बात है। अच्छा, फोर्थ पोस्टुलेट आप लिख सकते, फोर इसका ड्रॉबैक आप लिख सकते हो, इट कांट एबल टू एक्सप्लेन splitting of spectral lines in मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम जीमन इफेक्ट भी बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम स्टार्क इफेक्ट भी बोलते हैं, अच्छा, क्या पॉइंट है? इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था स्प्लिटिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इन ए अंडर ए इन्फ्लुएंस ऑफ, लिख सकते हो आप ना, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने आपको स्पेक्ट्रल लाइंस बताई, आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम में करा चुका हूं, आपने देखा था उधर बीच एटॉमिक स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइंस आती है ना, अलग अलग कलर की लाइंस आती हैं। जब उस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं ना, आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस आई, आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ना वो स्प्लिट हो जाती हैं ऑल फर्दर पार्ट में। जैसे आपकी ये स्पेक्ट्रल लाइन थी, ये फर्दर ऐसे स्प्लिट होके अलग अलग लाइंस में टूट जाती हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इसे बोलते हैं कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट हो जाती हैं, और उसी इफेक्ट को बोलते हैं जीमन इफेक्ट। उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? जीमन इफेक्ट। ठीक है, कि हमने, हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस थी, उसमें हमने मैग्नेटिक, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन थी वो फर्दर टूट गई कुछ और स्पेक्ट्रल लाइंस में। ठीक है, इसी तरह
अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसमें इफेक्ट आ रहा है आपका स्पेक्ट्रल लाइन में, उस इफेक्ट को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, उस इफेक्ट को बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो जो बोहर्स का मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों आपकी ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो आपकी क्या होती हैं, आपकी स्प्लिट होती हैं अंडर ए इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। वो बता नहीं पाए थे इसका रीजन कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो क्यों आपकी फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं जब उसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। वो इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दे पाए थे। ठीक बात है। तो कुल मिला के यार ये आपकी 4 लिमिटेशन है जो कि आपके बोहर्स के ड्रॉबैक हैं। पहला ये है कि एप्लीकेबल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही है। इन्होंने पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया था, मतलब डी ब्रोगली जो प्रिंसिपल था वोयलेट हो गया था। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दी थी, वेलोसिटी दोनों एक साथ हाई एक्यूरेसी से बता दी थी, जो कि सही नहीं है। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका क्या हो गया था, वोयलेट हो गया था। उसके लास्ट में वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बता पाए थे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो ये इनके रीजन नहीं बता पाए थे, मतलब जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये आपके ड्रॉबैक थे जो कि मैं आपको अभी बता सकता था, क्योंकि आपको पहले अभी डी ब्रोगली का और अनसर्टेनिटी का मैंने कंसेप्ट करा दिया है। उसके बाद इसके ड्रॉबैक बताने में मजा आता है, राइट। बोहर एटॉमिक मॉडल के जस्ट बात कराने में मजा नहीं आता है। तो अब आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि अच्छा ये इसके ड्रॉबैक है। ठीक बात है, ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी, आपके माइंड में ही स्टोरी होगी, राइट। ओके, तो चलो ये आपके थे ड्रॉबैक बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। अब आते हैं अपने मेन काम पे। अब आते हैं अपने मेन काम पे, क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। किसकी? क्वांटम नंबर की। चलो मैं तेनू समझावां कि तेरे लगदा जी तू की जाने मेरा। चलो बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। देखो अब आपको पता है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल में लिमिटेशंस आ गई थी, है ना, कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट या हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल था वो इसको वोयलेट कर रहा था, मतलब इस मॉडल में फॉलो नहीं हो रहा था। फिर जब ये ड्रॉबैक आई, फिर एक नवा मॉडल बनना फिर शुरू हुआ, एक नवे मॉडल की डेवलपमेंट होना फिर शुरू हुई, एक नवी क्रांति आना फिर शुरू हुई। तो जब नवा मॉडल बनना शुरू हुआ तो उसमें आपको पता है कि 2 मेन रोल कंसेप्ट प्ले में आए थे। एक आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो कि डी ब्रोगली भाई साहब ने बताया था, और एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपका एक नवा मॉडल बना था जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। कौन सा मॉडल? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, ये नवा मॉडल आपका फाइनली बना था, जो कि जिसने इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर कंसीडर किया था, क्योंकि बोहर भाई साहब ने तो पार्टिकल नेचर ही कंसीडर किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, तो इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर कंसीडर किया गया था। ये जो पूरा कंसेप्ट है ये आता है आपका क्वांटम फिजिक्स के अंदर। जो एक पूरा कंसेप्ट यूज हुआ था, इधर से एक फिजिक्स की नवी ब्रांच शुरू हुई थी जिसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रांच है फिजिक्स की, बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, अच्छे लोगों को समझ नहीं आती है। क्वांटम फिजिक्स की इधर से शुरुआत हुई थी, और इस चीज में 2 लोगों का मेन हाथ था। एक थे हेजनबर्ग भाई साहब, एक थे आपके स्क्रोडिंगर भाई साहब। ठीक है, स्क्रोडिंगर भाई साहब। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली क्वांटम फिजिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी थी। क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत या बुनियाद इन दोनों लोगों ने लिखी थी। ठीक बात है, इन्होंने जन्म दिया था क्वांटम फिजिक्स को। ठीक बात है। अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था, जिसमें फिर आगे आके स्क्रोडिंगर भाई साहब ने एक इक्वेशन दी। स्क्रोडिंगर भाई साहब ने मॉडल प्रपोज किया जिसको नाम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, और इन्होंने एक इक्वेशन दी। इन्होंने क्या दी? एक इक्वेशन दी कि इलेक्ट्रॉन जब वेव के फॉर्म में
जब इलेक्ट्रॉन जो है जब वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है तब उसकी उन्होंने एक इक्वेशन दी, ठीक है, इसकी इन्होंने एक इक्वेशन दी। इस इक्वेशन को देखो क्या बोल रही है, ऐसी इन्होंने एक इक्वेशन दी, ठीक है। अभी के लिए बस आपको इक्वेशन देखना है। इस पूरी इक्वेशन को ऐसे बोलते हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, या स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को या इसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम अपने लास्ट लेक्चर में करेंगे। कौन से लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में। मैं इधर इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एक साथ ही इसके बारे में ज्यादा बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं करना चाहता हूं कि थोड़ा सा इधर बता दूं फिर थोड़ा सा आगे बता दूं फिर थोड़ा सा आगे बता दूं, नहीं, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे आपको भी मजा नहीं आएगा, ठीक है, और आपको इतनी फिर डाउट में ही रहोगे आपको आधी चीजें क्लियर भी नहीं होंगी, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो लास्ट में ही। अभी जस्ट मैं बता रहा हूं आपको कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपका इधर से बना था और वो स्क्रोडिंगर भाई साहब ने प्रपोज किया था और उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो वेव मोशन है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो वेव के फॉर्म में मोशन कर रहे हैं, उसको इन्होंने इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया था। इस इक्वेशन को बोलते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सिंपलीफाई वे में ना ऐसे भी लिख देते हैं। इसी इक्वेशन को सिंपलीफाई वे में ऐसे भी लिख देते हैं, ये सेम वही इक्वेशन है। इसको बस सिंपलीफाई करके ऐसे लिख देते हैं, बस इधर से आप एक जगह पे फाई रख लो, ठीक है, एक जगह पे ई वाली टर्म ले जाओ और जब इक्वल टू के अकॉर्डिंग करोगे तो ये आपकी ऐसे इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिंपलीफाई इक्वेशन है। इसमें जो आपका एच बार है ना या एच कैप जो है आपका, इसको बोलते हैं हैमिल्टन, इसको बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर, हैमिल्टन ऑपरेटर। देखो इस लेक्चर में इसके बारे में जितना बता रहा हूं बस आपको उतने दिमाग में रखना है, बाकी जितना भी इसका चिट्ठा पानी है वो हम 11th लेक्चर में सब कुछ खत्म कर लेंगे। अभी जितना बता रहा हूं, अभी जितनी जरूरत है बस उतना समझो, ठीक बात है। अच्छा, तो ये आपकी स्क्रोडिंगर भाई साहब ने इक्वेशन दी थी जो कि वेव की, आपका जो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है उसकी इन्होंने इक्वेशन दी थी कि इसकी वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन की ए होगी। अच्छा, इसको सिंपलीफाई करके ऐसे हम लिख सकते हैं जिसमें आपका हैमिल्टन ऑपरेटर है, एक बस मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे आपका प्लस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, डिवाइड आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसी तरह ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जस्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर, ठीक बात है। अच्छा, तो ये आपकी सिंपलीफाई इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन को सिंपलीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिंपलीफाई इक्वेशन थी। अब ए स्क्रोडिंगर इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलती है। इसको बोलते हैं, जो ये है ना त्रिशूल सा, इसको बोलते हैं साई, इसको क्या बोलते हैं? साई, जिसमें पी साइलेंट होता है। अब ये अंग्रेजों की बातें हैं, मुझे भी समझ नहीं आती है कि क्यों पी साइलेंट होता है, क्या मतलब है, पता नहीं, हमें को क्या लेना देना, आप इतना समझो, इसको साई बोलते हैं बस, ठीक है, पसाई नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें अलग अलग साई की वैल्यू मिलती है ना, जैसे मान लो साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, ऐसे हमें अलग अलग वैल्यू मिलती है। और आपको इस इक्वेशन से समझ आ रहा है कि हर एक साई के कोरोस्पोंडिंग कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये आपको समझ आ रहा है कि हर एक साई के लिए हमें कुछ एनर्जी लेवल मिलेंगे, बोलो बात ठीक है, ठीक है। तो इन हर एक साई के कोरोस्पोंडिंग एक एनर्जी लेवल होता है, एक एनर्जी लेवल होता है, E1, E2, E3, E4। अभी तक हमने क्या समझा कि ये हमारे पास वेव इक्वेशन होती है इलेक्ट्रॉन की, जब इसको सोल्व करते हैं आपको अलग अलग साई की वैल्यूज मिलती हैं और उस साई के कोरोस्पोंडिंग एनर्जी, अलग अलग एनर्जी लेवल्स की वैल्यू आपको मिलती है। हर एक साई के कोरोस्पोंडिंग आपको एक अलग अलग एनर्जी की वैल्यू मिलती है, बात ठीक है, ओके, ठीक है। अब और जो आपका साई है ना, अभी मैं साई के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको, 11th लेक्चर में बताऊंगा, अभी के लिए बस इतना बता रहा हूं कि जो साई है ना, ये आपका फंक्शन होता है, या साई जो है, फंक्शन नहीं बोलूंगा, जो साई है वो N, L और M इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है ना, या इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, या इन तीन चीजों से निकलता है, या आप ये बोल सकते हो, है ना। तो जो साई है वो N, L, M पे डिपेंड करता है। भाई N, L, M क्या है? यही आपके क्वांटम नंबर्स हैं, यही आपके क्वांटम नंबर्स हैं,
यही आपके क्वांटम नंबर्स हैं। मतलब स्क्रोडिंगर इक्वेशन के जो कांस्टेंट होते हैं, जो ए एन एल एम है ना, ये आपके कांस्टेंट होते हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन के। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इसमें जो आपको कांस्टेंट वैल्यूज कुछ मिलती हैं, उन कांस्टेंट वैल्यू को ही हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। उन कांस्टेंट वैल्यूज को ही हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ही मिलते हैं। मतलब जब इसको आप सोल्व करते हो तो आपको एन एल एम इन सब की वैल्यू मिलती ही मिलती है। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपको कुछ कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, जैसे एन एल एम की वैल्यू मिलती है। अभी हम इसी को देखेंगे कि एन एल एम क्या होता है। बस मैं अभी के लिए कहानी के तौर पे बस मैंने अभी आपको ये बताया है कि बोहर मॉडल आगे जाके डिस्कार्ड हो गया था। आगे फिर एक नवा मॉडल आया जिसमें 2 लोगों ने पार्टिसिपेट लिया था। क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई थी, स्क्रोडिंगर भाई साहब आए थे, हेजनबर्ग भाई साहब आए थे, इन दोनों ने मिलकर क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत की। आगे जाके स्क्रोडिंगर भाई साहब ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट थी उसको ऐसे 3 डायमेंशन में डिस्क्राइब किया, है ना। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया इलेक्ट्रॉन के मोशन को एज ए वेव के फॉर्म में। ठीक बात है। उसके बाद बस मैंने ये बताया कि इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये बताया कि जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो आपको अलग अलग साई की वैल्यू मिलती है, और उन हर एक साई के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो आपको अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिल जाते हैं, आपको अलग अलग एनर्जी लेवल मिल जाते हैं। और इस इक्वेशन के जो कांस्टेंट होते हैं, इस इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो हमें कुछ कांस्टेंट मिलते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज मिलती हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, जिनको हम NLM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बात है। तो यही आपके क्वांटम नंबर होते हैं। क्वांटम नंबर अगर मैं आपसे बोलूं क्या होते हैं तो आप जस्ट ये बोल सकते हो कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो कांस्टेंट आते हैं एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस में, जब इनको हम सोल्व करते हैं तो नेचुरली हमारे पास कुछ कांस्टेंट आते हैं जब इनको हम सोल्व करते हैं, और उन कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं क्वांटम नंबर, जिनको हम NLM से डोनेट कर देते हैं। अभी देखेंगे कि N क्या रिप्रेजेंट करता है, L क्या रिप्रेजेंट करता है, या M क्या रिप्रेजेंट करता है। बात ठीक है? ठीक है। तो अभी तक बस इतनी आपको कहानी समझानी थी इस इक्वेशन की। बाकी हम इसको डिटेल में देखेंगे 11th लेक्चर में, यानी कि आपके लास्ट लेक्चर में। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि स्क्रोडिंगर भाई साहब ने कुछ एक ऐसी मोटी मोटी इक्वेशन दी थी जिसमें से कुछ साई की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी लेवल्स आएंगे, और जो साई है आपका वो NLM पे डिपेंड करता है, या उस साई को जब सोल्व करते हैं तो NLM की कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यूज आती हैं जिन्हीं को हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो इधर से क्वांटम नंबर की शुरुआत हुई थी, और एक क्वांटम नंबर आपके यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में। किसकी? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां है न्यूक्लियस में, वो बताने के लिए। इसीलिए क्वांटम नंबर्स को एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर आपको क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन है तो आप इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन का पता क्या है, आप ये बता दोगे पिन कोड समेत। ठीक है, तो क्वांटम नंबर को एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मोटी मोटी आपको इतनी कहानी समझ आ गई है। ठीक है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन को डरना नहीं है। 11th लेक्चर आएगा तो मैं बैठा हूं, बहुत सिंपल इक्वेशन है, सिंपल तो नहीं है लेकिन आपको बताने के लिए तो कहूंगा। जब मैं कराऊंगा तो आपका उसके बाद जेई एडवांस का भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे सोल्व हो जाएगा स्क्रोडिंगर इक्वेशन का, हमें उतना ही मतलब है। राइट, तो ठीक है, चले आगे। तो अब आते हैं क्वांटम नंबर पे। अब हम शुरुआत करते हैं क्वांटम नंबर्स की। अच्छा, क्वांटम नंबर 4 होते हैं, 4 क्वांटम नंबर आपके हैं, जिसमें से 3 तो जो थे वो स्क्रोडिंगर इक्वेशन के ही रिजल्ट थे, है ना। स्क्रोडिंगर इक्वेशन के ही रिजल्ट थे, मतलब स्क्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव हुए थे। एक और क्वांटम नंबर है जिसको 2 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस आप मानो कि वो एक क्वांटम नंबर ऐसा भी है जो कि स्क्रोडिंगर भाई साहब ने डिस्कवर नहीं किया था, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अच्छा, अब बात करना शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स की। चलो, तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, पहला जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर, तो पहला है आपका फर्स्ट क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसको हम
जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहली बार स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका एन था ना स्मॉल, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहली बात बोलते हैं। जो हमारा पहला क्वांटम नंबर है, हमने पहले क्वांटम नंबर की शुरुआत कर दी है, और आपका पहला जो क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक बात है। अच्छा, फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ए आपको क्या बताता है? इट गिव शेल नंबर। ये आपको शेल नंबर के बारे में बताता है ना, कि शेल नंबर क्या, जैसे आपको पता है ना, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 हो सकता है, n इक्वल टू 3 हो सकता है, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो ये अलग अलग शेल्स के बारे में बताता है ना, अलग अलग शेल्स के बारे में। ये आपको बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी बता दिया गया था ना, इसकी इंट्रोडक्शन तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में ही हो गई थी। ठीक बात है। तो ये आपको शेल नंबर के बारे में आइडिया देता है। बात क्लियर है? ओके, ठीक है। और इसको आप 1 2 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, k, 2 को l से, हाँ, 3 को m से, n से, ऐसे आगे जाता जाएगा, KLMNO। ठीक है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। अच्छा, तो पहला जो आपका क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर इसमें डिटेल में आगे भी जाएंगे। तो ये आपको शेल नंबर के बारे में बताता है। ठीक बात है। अगला है जिसको हम बोलते हैं सेकंड क्वांटम नंबर। ठीक है, हमारा जो सेकंड क्वांटम नंबर है, सेकंड क्वांटम नंबर को हम डोनेट करते हैं एल से, स्मॉल एल से। सेकंड क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से डोनेट करते हैं, और इसको हम एजुमुथल या सब्सिडरी या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डोनेट करते हैं एल से, इसको डोनेट करते हैं एल से। ठीक बात है। अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी बस बता रहा हूं कि ये इनके नाम है। ठीक है, थर्ड जो है आपका, थर्ड क्वांटम नंबर जो है आपका, थर्ड क्वांटम नंबर जो है आपका, उसको हम डोनेट करते हैं स्मॉल एम से, या एम के नीचे सब्सक्रिप्ट में एल भी लगा देते हैं। ठीक है, स्मॉल एम, अगर एम एल लिखा हो, है ना, यही एम लिखा हो स्मॉल एम, या एम एल लिखा हो, कुछ बुक में स्मॉल एम लिखा होता है, कुछ में एम के सब्सक्रिप्ट में एल भी लगा दिया जाता है, तो कुछ भी लिखा हो एक ही बात है। थर्ड क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं, एक थर्ड क्वांटम नंबर होता है हमारे पास। ठीक है, तो थर्ड क्वांटम नंबर एट द सेम टाइम एक फोर्थ क्वांटम नंबर होता है, फोर्थ क्वांटम नंबर, इधर ही मैं लिख देता हूं इनको भी, फोर्थ क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ओके, तो जो थर्ड क्वांटम नंबर होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो आपका फोर्थ क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपके 4 क्वांटम नंबर है। पहला क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे को एजीमुथल सब्सिडरी या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्वांटम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, है ना। थर्ड क्वांटम नंबर है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फोर्थ है उसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये आपके 4 क्वांटम नंबर हैं, और ये 4 क्वांटम नंबर ही मिलके आपको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये आपको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कि एटम में किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहां है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहां है उसके बारे में बता देते हैं, रफ आइडिया दे देते हैं। ठीक बात है, कि किस एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके 4 क्वांटम नंबर है। अब इसी को हम देखेंगे, इसी को हम देखेंगे, एक एक करके सबको देखते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। अच्छा, तो जो यार आपके बोहर भाई साहब थे, उन्होंने क्या बोला था? बोहर भाई साहब ने बोला था
कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका एक ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता है जिसकी एनर्जी और रेडियस फिक्स होता था, है ना। उन्होंने ये बोला था, जिसको उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिट का, है ना, कि ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ होंगे जिनकी एनर्जी कुछ डिफाइन होगी और इलेक्ट्रॉन आपके इन्हीं में घूमेंगे, ठीक है, इस सर्कल में, ऐसे सर्कुलर पाथ्स में ऐसे घूमेंगे, राइट। लेकिन जब आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, क्योंकि हेजनबर्ग भाई साहब ने बोल दिया था कि हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ फाइंड नहीं कर सकते किसी चीज की, तो मतलब अगर सर्कुलर पाथ में हो तो हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी बता ही सकते हैं, तो ए मॉडल तो फिर डिस्कार्ड हो गया था। तो ए जो थे आपके, इनको हम बोलते थे ऑर्बिट्स, इनको हम क्या बोलते थे, ऑर्बिट्स। इधर से फिर एक नवी चीज का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, इधर से ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस समझ लो। ए है आपका, मान लो ए है आपका ऑर्बिटल, ए है आपका ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन एक किसी भी इस 3D स्फीयर के किसी भी एक रीजन में हो सकते हैं, ये आपका मान लो ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या होता है, पहली बात ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज ए 3D रीजन where electron finding probability is maximum, लगभग 90 से 95% के करीब। मतलब ऑर्बिटल क्या होता है, क्योंकि हमें हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया था कि हम एग्जैक्ट पोजीशन हाई एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो फिर एक कंसेप्ट, तो मतलब ऑर्बिट वाला कंसेप्ट फेल हो गया, तो स्क्रोडिंगर भाई साहब ने एक नवा कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, एक 3D रीजन होता है, एक 3D एक जगह होती है, 3D एक रीजन होता है, स्पेस होती है 3D, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की, मतलब इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना मैक्सिमम हो जाए। जरूरी नहीं है कि उधर ही मिलेगा, लेकिन संभावना हो जाएगी, ठीक है, 90 से 95% होगा, है ना, कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा इधर ही होगी, ठीक है। मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, इधर 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 हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन हमने नहीं बताई, इस पूरे रीजन में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी ऐसे घूम रहा हो, ठीक है, कहीं भी ऐसे घूम रहा हो, ठीक है, क्योंकि वेव है, कहीं भी घूम सकता है ना यार, ऐसे कहीं भी घूम रहा है। तो और इधर से आपका ऑर्बिट का कंसेप्ट डिस्कार्ड हो गया था और ऑर्बिटल का कंसेप्ट शुरू हो गया था। हालांकि आज भी हम ऑर्बिट का कंसेप्ट पढ़ते हैं अपने बुक्स में, क्योंकि इनको सोल्व करना इजी होता है ना, सर्कुलर पाथ होता है, तो सिंप्लिसिटी के लिए आपके लेवल तक 12th तक हम इस लेवल पे ही पढ़ते हैं। अगर आप आगे जाके कोई क्वांटम फिजिक्स में जाना चाहे तो उसमें आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जाओगे, क्वांटम फिजिक्स में जाओगे, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जाओगे, तो अब ये थोड़ी डीप चीजें चली जाएंगी, बहुत डीप चली जाएंगी, ठीक है। ये समझ आया कि इधर से ऑर्बिट का कंसेप्ट डिस्कार्ड हो गया था, एक नवा कंसेप्ट आया जिसको हमने बोला ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, एक 3D रीजन होता है बस, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, मतलब 90 से 95% हो। कि इधर संभावना हमने बोली है, ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन इधर ही होगा, संभावना बोलिए कि इधर हो सकता है, बहुत हाई चांस है कि इधर हो सकता है, 100% नहीं बोला है कि इधर ही होगा, ये नहीं बोला हमने कि इधर ही होगा, ये बोला कि इधर हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल यही था कि हम सर्टन नहीं बोल सकते, सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन इधर पक्का इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इधर से कंसेप्ट आया ऑर्बिटल का, ठीक है। तो एक मैंने बस आपको नवा वर्ड बताना था कि ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, और ऑर्बिटल की इधर से शुरुआत हुई थी। आपका स्पेयर है ना, ठीक है, मेरी ड्राइंग आपको पता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग समझ जाया करो। अगर मैं सेब बना दूं कभी तो आप समझ जाया करो मैं केला बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आपका ऑर्बिटल होता है। आई होप आपको ऑर्बिटल समझ आ गया होगा। बस कुछ नहीं यार, एक 3D रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो, मतलब उस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा हो सकता है। और इन्होंने तो बोला था कि बस एक सर्कुलर बाउंड्री में घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट। क्योंकि ऐसा होता तो हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के वॉयलेट कर रहा है ना, कि हमने बोल ही दिया कि इसी सर्कल में घूमेगा, तो फिर तो हमने एग्जैक्ट पोजीशन ही बता दी उसकी। ये चीज नहीं हो सकती, कि उसका मैंने आपको रीजन भी बता दिया, क्योंकि लाइट के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन आपका
उसमें डिस्प्लेसमेंट आती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आती है, इस करके हम एग्जैक्ट चीजें नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक बात है। अच्छा, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर की, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये हमें शेल नंबर के बारे में बताते हैं कि शेल नंबर 1 है कि शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक बात है। ठीक है, और इसमें और क्या क्या चल सकते हो आप कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। अभी तक हम 7 तक ही गए हैं। 7 तक आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी तक हमने डिफाइन किया है, जिसमें इसको हम K L M N O है ना, ऐसे आगे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, K M L N O P ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, और इधर से मैं आपको अब कुछ 2 या 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा। पहली बात तो ये आपको शेल नंबर के बारे में बताते हैं, ये आपको एक फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या देते हैं, फिजिकली आपको क्या बताते हैं। देखो, शेल नंबर आपको बताते हैं, तो जैसे आपका ए है, ए आपका ए है, ठीक है, मान लो ये है, ये शेल नंबर 1 है आपका, ये शेल नंबर आपका 2 है। ठीक है, इसी तरह आगे फिर शेल नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे ऐसे आते जाएंगे। आपको क्लियरली दिख रहा है कि शेल नंबर 1 न्यूक्लियस के क्लोज होगा, दिख रहा है आपको। शेल नंबर 2 न्यूक्लियस से दूर होगा एज कंपेयर टू शेल नंबर 1 के। शेल नंबर 3 आपका न्यूक्लियस से और दूर होगा। मतलब क्या आपको यह समझ आ रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बताता है, कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक रफ आइडिया दे देता है। ठीक है, कि जिसकी n की वैल्यू ज्यादा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन आपका, मतलब n की वैल्यू ज्यादा, मतलब उस n में आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा होगी। n ज्यादा मतलब दूरी ज्यादा, है ना, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा। क्लियर है, n ज्यादा, जैसे जैसे n ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, इट इंडिकेट्स, लिखो, इट इंडिकेट्स डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। इट इंडिकेट डिस्टेंस ऑफ, या इट रफली इंडिकेट, आप ये भी बोल सकते हो एक्यूरेटली कि इट रफली इंडिकेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस। एट द सेम टाइम ये एनर्जी के बारे में भी बता देगा, एनर्जी के बारे में बता देगा ना यार। एनर्जी आपका क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो एन जिसका छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, आपको ये पता है, एन जिसका छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो एन आपको पता है तो आपको एनर्जी के बारे में भी पता लग जाएगा, तो एनर्जी के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। ठीक है, एट द सेम टाइम साइज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा साइज ज्यादा होगा, एन की वैल्यू ज्यादा साइज ज्यादा होता जाएगा आपका शेल का या ऑर्बिट का। ठीक बात है, तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है, ये रफली इंडिकेट करता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है उसको इंडिकेट करता है, एनर्जी को इंडिकेट कर देता है। अच्छा, इधर से मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताता हूं जो आपके काम आ सकते हैं। पहला है नंबर ऑफ सबशेल। अभी आपको पता नहीं होगा सबशेल क्या होता है। देखो होता क्या है, सबसे पहले आपका शेल होता है, शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। फिर से, सबसे पहले शेल होता है, शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक बात है, ऐसा समझो कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग फ्लोर्स हैं, उसमें अलग अलग फ्लोर्स हैं, और इधर मान लो ए आपका एक रूम है, ए आपका रूम है। तो जो पूरी बिल्डिंग है ये मान लो आपका शेल है, ये पूरी बिल्डिंग है मान लो आपका शेल है। अगर मुझे आपके रूम का एड्रेस जानना है, अगर मुझे आपके रूम का एड्रेस जानना है तो मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग कौन सी है, किस बिल्डिंग में आप रहते हो। तो सबसे पहले मुझे शेल के बारे में पता हो, उसके बाद मुझे पता हो कि आप किस फ्लोर पे रहते हो, तो मुझे पता लगा आप 3rd फ्लोर पे रहते हो, तो उसके बाद आपको फ्लोर के बारे में पता होना चाहिए, मतलब सब शेल के बारे में पता होना चाहिए। बिल्डिंग है आपकी शेल, फ्लोर है आपका सब शेल। उसके बाद मुझे पता करना है आपका कितना नंबर कमरा है, कितना रूम नंबर है आपका, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। मतलब सबसे पहले सब शेल मतलब बिल्डिंग के बारे में, फिर सब शेल मतलब फ्लोर के बारे में, फिर लास्ट में रूम नंबर के बारे में
मतलब ऑर्बिटल के बारे में। जब ये पता लग गया फिर आप रूम के अंदर चले जाओगे, आपको एग्जैक्ट एड्रेस मिल गया रूम का। तो ऐसे ही इसका इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए क्वांटम नंबर यूज होता है। एन से फर्स्ट क्वांटम नंबर से हमें यह पता लग जाता है कि किस शेल में है वो। सेकंड क्वांटम नंबर से हमें यह पता लगता है कि वो किस सबशेल में है, किस सबशेल में है। और थर्ड क्वांटम नंबर से हमें पता लगता है कि किस ऑर्बिटल में है। शेल के अंदर सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। शेल के अंदर सबशेल, बिल्डिंग के अंदर फ्लोर, फ्लोर के अंदर कमरे। इसी तरह शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स। बात क्लियर है? ठीक है। तो नंबर ऑफ सबशेल इन nth एनर्जी लेवल, ठीक है, nth एनर्जी लेवल। तो नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे इन nth एनर्जी लेवल? वो बराबर होगा n के, वो बराबर होगा n के। कि अगर आपको बोला है कि मान लो n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 है, तो n इक्वल टू मतलब सेकंड ऑर्बिट में या सेकंड एनर्जी लेवल में आपके कितने क्या होंगे, कितने सबशेल होंगे? आपको वो 2 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सबशेल इन nth एनर्जी लेवल इज n। अगर मतलब सेकंड आपके एनर्जी लेवल में 2 सबशेल होंगे, थर्ड में आपके 3 होंगे, फोर्थ में आपके 4 होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबशेल निकालने का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सबशेल इन nth एनर्जी लेवल इज n। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth एनर्जी लेवल, nth एनर्जी लेवल वो होता है n स्क्वायर, वो होता है n स्क्वायर। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल। देखो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मान लो कि आपका कमरा है, ठीक है, इस कमरे में 2 ही लोग रह सकते हैं, इतना ही, इस कमरे का साइज इतना ही है कि इसमें 2 लोग ही रह सकते हैं। इसी तरह ऑर्बिटल में भी 2 लोग ही रह सकते हैं। बिल्डिंग से ही समझ सकते हो सब कुछ कि ये बिल्डिंग आपकी शेल है, फ्लोर आपके सबशेल हैं, सबशेल के अंदर फ्लोर आपका जो रूम है वो आपका ऑर्बिटल है, वो आपका ऑर्बिटल है। ठीक बात है? अच्छा, मतलब शेल के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है। सीधी सी बात ए है, सीधी सी बात ए है। क्लियर है? अच्छा, तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर आपके पास n स्क्वायर है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके पास अगर n स्क्वायर है, मतलब अगर आपकी n की वैल्यू 1 है मान लो, तो n की मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? n स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होगी। तो मतलब फर्स्ट आपके एनर्जी लेवल में आपके एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, लेकिन सेकंड आपके एनर्जी लेवल में आपके कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे? 4 होंगे। कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे? 4 होंगे। अभी देखेंगे कौन कौन से होंगे, क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मतलब एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो अगर आपके पास इतने कमरे हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2n स्क्वायर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आपके पास n स्क्वायर ऑर्बिटल है, तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर आपके नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं। अगर आपको सबशेल बताने हैं तो वो बराबर होता है n के, ऑर्बिटल्स कितने हैं वो होता है n स्क्वायर के, इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके उस nth एनर्जी लेवल में वो होते हैं आपके 2n स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट है फर्स्ट क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। इससे बाहर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कुछ भी नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे। ठीक बात है? अच्छा, आगे चले, आगे बात करते हैं सेकंड क्वांटम नंबर यानी कि एजुमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एजुमुथल क्वांटम नंबर, जिसको या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। चलो, लिखो
दूसरा क्वांटम नंबर क्या था हमारा? अब दूसरा क्वांटम नंबर हम करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं एजुमुथल क्वांटम नंबर, एजुमुथल या सब्सिडरी इसके नाम है ना, या आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये तीनों ही इसके नाम हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात आपको पता है कि एजुमुथल क्वांटम नंबर को डोनेट किससे करते हैं? स्मॉल एल से। एल आपको क्या बताता है? एल आपको सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? सबशेल के बारे में। एन आपको इंफॉर्मेशन देता है शेल के बारे में, एल आपको इंफॉर्मेशन देता है सबशेल के बारे में। एन आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था? शेल के बारे में, है ना। और एल आपको इंफॉर्मेशन देता है सबशेल के बारे में। ठीक है, एल आपको इंफॉर्मेशन देता है सबशेल के बारे में। अच्छा, जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू जो है वो 0 to n-1 होती है। कितनी? 0 to n-1 होती है। कितनी होती है? 0 to n-1। जैसे लिखें, अगर मान लो n की वैल्यू आपकी 1 है, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 से n-1, तो 1-1 मतलब 0, 0 to 0 मतलब 0 की बात हो रही है ना, कि l की वैल्यू सिर्फ 0 होगी। n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 to n-1, तो n-1 तो 0 to 1, है ना, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक मतलब 0 and 1। n की वैल्यू 3, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1, तो 0 से 3-1 2, तो 0 से 2 तक 0 1 2। ठीक है, इसी तरह अगर n की वैल्यू 4, तो l की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से n-1, तो 0 से 3 तक, तो 0 1 2 3। तो ऐसे आप l की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि फर्स्ट शेल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपके कितने, फर्स्ट एनर्जी लेवल में एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सेकंड एनर्जी लेवल में आपकी एल की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी। थर्ड एनर्जी लेवल में आपकी एल की वैल्यू 0 1 2 होगी। और फोर्थ एनर्जी लेवल में आपकी एल की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। ये पहली बात, आपको एल निकालना आ गया। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक बच्चों वाला काम चल रहा है। ठीक है, 0 से बस 0 से n-1 ही करना है यार, बच्चों वाला काम है। अच्छा, ये जो L की वैल्यू है आपको क्या बताता है? सबशेल के बारे में। L की वैल्यू आपको सबशेल के बारे में बताता है। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि N जब आपका 1 था तो L की वैल्यू 0 थी, मतलब L की सिर्फ एक ही वैल्यू थी। L की सिर्फ एक ही वैल्यू थी, तो मतलब इसमें एक सबशेल होगा, इसमें एक सबशेल होगा। L की वैल्यू आपको सबशेल रिप्रेजेंट करती है। इधर L की एक ही वैल्यू है तो एक ही सबशेल होगा। इसमें L की 2 वैल्यू है तो इसमें 2 सबशेल होंगे। इसमें L की 3 वैल्यू है तो 3 सबशेल होंगे। इसमें 4 सबशेल होंगे। आपको क्लियरली ये समझ आ रहा है? इसीलिए हमने लिखा था, जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था कि नंबर ऑफ सबशेल इन nth एनर्जी लेवल इज इक्वल टू n, क्योंकि n इक्वल टू 1 था तो उसमें नंबर ऑफ सबशेल कितने हैं? 1। n इक्वल टू 2 है तो उसमें नंबर ऑफ सबशेल 2 है, तो इसलिए हमने वो फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबशेल आपके n के बराबर होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। बात क्लियर है? अच्छा, अब L की जैसे मान लो इधर L की मान लो 4 वैल्यू आई थी। n इक्वल टू 4 के लिए L की 4 वैल्यू आई थी, 0 1 2 3। जो ये 0 है ये डेजिग्नेट करता है, मतलब 0 को हम रिसेंबल करते हैं या 0 को डेजिग्नेट करते हैं बाय S से। 0 अगर कहीं लिखा हो समझो S सबशेल की बात हो रही है। मतलब आपके पास अलग अलग सबशेल हैं, एक S सबशेल होता है, एक P सबशेल, एक D सबशेल और एक F सबशेल। ये आपके पास 3 सबशेल होते हैं। 4 सबशेल हैं जो कि आपके अभी सिलेबस में है। S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल। S सबशेल क्या होता है? जब आपकी L की वैल्यू 0 हो तो उस सबशेल को बोलते हैं S सबशेल। मतलब सिर्फ सिंपल सी बात है, ओ सबशेल जिसमें L की वैल्यू 0 हो, मतलब एजुमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो, उसको बोलते हैं आपका S सबशेल। मतलब ए भी आपका S सबशेल है, ए भी आपका S सबशेल है, और ए भी आपका S सबशेल है, ए भी आपका S सबशेल है। जब L की वैल्यू आपकी 1 हो तो इसको हम बोलते हैं P सबशेल। क्या बोलते हैं? P सबशेल।
एल की वैल्यू आपकी 2 हो तो उसको बोलते हैं डी सब शेल, एल की वैल्यू 3 हो तो उसको बोलते हैं एफ सब शेल। मतलब अगर मैं जैसे ही बोलूं एल इक्वल टू 0 आपके माइंड में आना चाहिए एस, आपको जैसे मैं बोलूं एल इक्वल टू 1 तो आपके माइंड में आना चाहिए पी, जैसे मैं बोलूं एल की वैल्यू है 2 तो आपके माइंड में आना चाहिए डी की, डी सब शेल की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूंगा इतना ही एल की वैल्यू 2 है तो आपको क्लियरली इंडिकेशन खुद होनी चाहिए कि ये डी सब शेल की बात हो रही है। आज तो मैंने आपको बता दिया कि 0 एस को रिप्रेजेंट करता है, 1 पी को, 2 डी को, 3 एफ को, लेकिन आगे मैं अगर कभी आपको डायरेक्ट पूछूं कि L2 मतलब, तो आपके माइंड में आना चाहिए डी, तुरंत आना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। ठीक बात है, ओके। तो ये आपका एस सब शेल होता है, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। ठीक है, ये आपके सब शेल्स होते हैं एस पी डी एफ। ठीक बात है, क्लियर है इतना? अच्छा, और तो इसमें इसमें एक फॉर्मूला भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूला और कर सकते हो, 2l+1 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें। ये है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको अगर बताने हो इन टर्म ऑफ एल, एक आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वैसे मैंने आपको एन स्केयर के वे में भी बताया है कि अगर आपको मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपसे पूछे बताओ टोटल आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो बराबर होगा एन स्केयर के। लेकिन मान लो क्वेश्चन में आपको एन की जगह पे इंफॉर्मेशन एल की दी हो, तो अगर L दिया और आपसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे कितने होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। तो आपसे अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं तो आप बोलोगे 2l+1 होते हैं। मतलब जैसे अगर L की वैल्यू 0 है, मतलब S सब शेल की बात हो रही है ना, S सब शेल की बात हो रही है। अगर मैं S सब शेल की बात करूं तो आपको क्लियरली पता है कि S सब शेल के लिए आपकी क्या होती है, L की वैल्यू 0 होती है। तो S सब शेल में अब आपको पता है शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 है, तो S सब शेल में कितने आपके ऑर्बिटल्स होंगे, 2l+1, मतलब 2 × 0 + 1, तो मतलब 1। तो एक ऑर्बिटल ही होता है S सब शेल में। S सब शेल में आपका एक ऑर्बिटल ही होता है। बात क्लियर है? इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे आपके p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको ये बताना है। तो कैसे होगा, 2l+1 लगाएंगे, फिर से 2l+1 लगा दो। तो ठीक है, p सब शेल p के लिए आपको पता है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इतना सोचना नहीं है। p के लिए l की वैल्यू 1। ठीक है, तो l की वैल्यू 1, 2 × 1 + 1 तो 3। तो मतलब p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब p सब शेल के अंदर, मतलब ऐसा समझो s सब शेल मतलब s फ्लोर के अंदर s वाला जो फ्लोर था उसमें एक ही कमरा है, p वाला जो फ्लोर था मतलब p सब शेल जो था उसमें 3 कमरे हैं। इसी तरह आप d के लिए निकालोगे तो d के लिए l की वैल्यू आपकी कितनी होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो इधर से आपका नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 5, और f के लिए आपका आ जाएगा 7, f के लिए आ जाएगा आपका 7। तो आपको ये पता लगा कि s सब शेल में आपका एक कमरा होता है, मतलब एक ऑर्बिटल होता है, p सब शेल में आपके 3 कमरे होते हैं, d सब शेल में आपके 5 कमरे होते हैं, और f सब शेल में आपके 7 कमरे होते हैं। f सब शेल में आपके 7 कमरे होते हैं, मतलब 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक बात है? अच्छा, ठीक है, तो यही सब है यार कि एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, सब शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, L 0 से n-1 तक हो सकता है ऐसे, या फिर आपने L की वैल्यू हमने निकाल के देख ली, और हर एक L एक सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे L की वैल्यू 0 तो ये S सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, S की वैल्यू 0 तो ये S सब शेल, ये आपका P सब शेल है ना। तो अच्छा, इस सब शेल को बोलते हैं, जो आपका देखो n जब 1 था और L की वैल्यू 0 थी, तो इस सब शेल को बोलते हैं, ये है तो S सब शेल लेकिन इसको बोलते हैं 1s सब शेल। इसको क्या बोलते हैं, 1s सब शेल, 1s सब शेल है ना। 1 इधर से उठाया, S इधर से उठाया, L की वैल्यू 0 मतलब S, L की वैल्यू 0 मतलब S है ना। तो 1s सब शेल इसको बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसके सब शेल को बोलते हैं 2s सब शेल। इसके सब शेल को क्या बोलते हैं, 2s सब शेल, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है। n की वैल्यू 2 हो और l की वैल्यू 0 मतलब 2s सब शेल की बात हो रही है। किसकी, 2s सब शेल की। n की वैल्यू 3 हो, n की वैल्यू 3 हो, l की वैल्यू 0 हो तो 3s सब शेल की बात हो रही है। बात ठीक है? इसी तरह यहाँ पर 2p सब शेल होगा फिर, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, l = 1 मतलब p की बात हो रही है, और n की वैल्यू 2 है, तो 2p सब शेल की बात हो रही है। इसी तरह ये आपका 3p सब शेल होगा, ये आपका 3d सब शेल होगा।
ठीक है, ये आपका 3d सबशेल होगा, क्योंकि L आपका 2 मतलब आपकी d सबशेल की बात हो रही है, और N 3 था तो 3d आ जाएगा, 3d। N पहले उधर से उठाया, d आपके d L की वैल्यू 2 थी तो मतलब वो d को रिसेंबल करा तो 3d आ गया। तो ये आपके अलग अलग सबशेल्स बन जाएंगे, ये आपके अलग अलग सबशेल बन जाएंगे, 1s सबशेल, 2s सबशेल, 3s सबशेल, ऐसे आपके अलग अलग सबशेल बन जाएंगे। ठीक बात है, इतना आपको समझ आ गया। अच्छा, आपको L निकालना आ गया कि L कैसे निकालते हैं, आपको ये पता लग गया। ठीक है, उन L के कोरोस्पोंडिंग आपने हर एक L की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, L की वैल्यू 0 हो तो S सबशेल उसे हम बोलते हैं, L की वैल्यू 1 हो तो P सबशेल बोलते हैं, L की वैल्यू 2 हो तो D सबशेल बोलते हैं, और L की वैल्यू 3 हो तो F सबशेल बोलते हैं। S सबशेल में आपका एक ऑर्बिटल होता है, P सबशेल में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, D सबशेल में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, और F सबशेल में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि इसको हम बोल सकते हैं 1s सबशेल, इसको हम बोलते हैं 2s सबशेल, क्योंकि है तो ये सारे SS, लेकिन इसको हम बोलते हैं 1s सबशेल, इसको 2s, इसको 3s, इसको आगे 4s बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे आगे अलग अलग हम कर सकते हैं। जैसे आपका 4s होगा, 4p होगा, है ना, क्योंकि n की वैल्यू 4 है और l इक्वल टू 1, मतलब इसके कोरोस्पोंडिंग जो आपका ऑर्बिटल हो, इसके कोरोस्पोंडिंग जो आपका सबशेल होगा उसको हम बोलेंगे 4p सबशेल, उसको हम बोलेंगे 4p सबशेल। इसके कोरोस्पोंडिंग जो आपका सबशेल होगा उसको हम बोलेंगे 2p सबशेल। बात क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका सेकंड क्वांटम नंबर जो है ये आपका यूज होता है ऑर्बिट के आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए। इसकी वैल्यू से आप ऑर्बिटल क्वांटम नंबर निकाल लेते हो। क्या निकाल लेते हो? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। देखो कैसे, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट L प्लस 1 h/2π। ये होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। तो मतलब L का यूज किया गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, इसीलिए इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू फाइंड ए ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसीलिए इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, चलो ठीक है, इजी चीजें हैं आज, तो कुछ खास नहीं है, मजा आ रहा है? ठीक है, अच्छा चलो, इसके क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं यार, है ना, इसके क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं, देखेंगे। ठीक है, इन दोनों के जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इन दोनों के क्वेश्चन हम एक साथ ही कर लेंगे ना, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, प्यारे से लड्डू क्वेश्चन होते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो इनको हम एक साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, है ना, क्योंकि 2-2 मिनट के क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मिनट क्या 20-20 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, तो उधर ही कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे दोनों के। आज बस समझ लेते हैं। अच्छा, जो थर्ड क्वांटम नंबर है आपका, वो क्या था? आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो एक क्वांटम नंबर आपको मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस बताता है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन आपका किसी ऑर्बिटल में घूम रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट हुआ, उस पर क्या असर हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, ये उसको बताता है। क्या होता है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो है, थोड़ा सा समझाने की अगर इसको कोशिश करूं मैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका वो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के आले दुआले मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के आले दुआले मूव कर रहा है। तो आपका कोई भी जब इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करता है ना, कोई भी जब इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करता है तो कुछ आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैं आपको मैग्नेटिज्म में कराऊंगा, वैसे अभी के लिए आप इतना याद रखो कि कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज जब मूव कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस करता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा होता है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसमें। अच्छा, और अर्थ भी आपकी एक
अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेटिज्म में। अर्थ मैग्नेटिज्म नाम से एक टॉपिक होता है कि अर्थ भी आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अर्थ भी आपका एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक चुंबक की तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह। तो अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब समझो कि एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं, मतलब एटम के पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपकी अर्थ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन का कंपैरेटिवली। तो बाहर अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती है, आपस में इंटरैक्ट करती है और इसके इलेक्ट्रॉन को, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स को है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर देती हैं। उसको एक, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आई, इन दोनों में इंटरेक्शन हुई और इसके रीजन को, इसके ओरिएंटेशन को, इलेक्ट्रॉन जो आपके घूम रहे थे उसकी ओरिएंटेशन को फिक्स कर देती है, सर्टेन कर देती है कि तू इसी ऐसे ही घूमेगा, मतलब इसी पाथ में घूमेगा, इसी तरीके से घूमेगा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड इसकी ओरिएंटेशन को इफेक्ट करती है। समझ रहे हो, थोड़ा डीप है, थोड़ा समझने की बस कोशिश करो, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है वैसे आपके अकॉर्डिंग मैं बताऊं, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूं इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नाम क्यों आया। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप समझ जाओगे ना, बड़े बच्चे हो गए हो, अब 2 चैप्टर आप कर चुके हो, बड़े बच्चे हो गए हो। इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कोई भी चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटरेक्शन होती है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन जो थे मूव कर रहे थे वो ओरिएंट हो जाते हैं, उनकी ओरिएंटेशन हो जाती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसी पर्टिकुलर रीजन में वो घूमना शुरू कर देते हैं। और उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते थे, उन पर्टिकुलर रीजन को ही हम ऑर्बिटल बोलते थे, कि जहां आपका इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो, उन्हीं को हम ऑर्बिटल बोलते थे। ठीक है, अभी तक देखो स्टोरी में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की थी, इसकी थी, इनमें आपस में इंटरेक्शन हुई, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन थे वो ओरिएंट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो ओरिएंट हो जाते हैं, मतलब जो आपके सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे वो किसी पर्टिकुलर अलग अलग पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, उनकी ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाती है, मतलब उनको एक पर्टिकुलर रीजन मिल जाता है कि तुम इतने ही रीजन में ऐसे इसी ओरिएंटेशन में घूमोगे, इसी ओरिएंटेशन में घूमोगे, और उसी को तो हम ऑर्बिटल बोलते हैं, उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, जितनों को समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई नहीं पूछेगा आपसे, मैंने जस्ट बताने के लिए बताया है। ठीक है, अब जो पूछेंगे मैं उसकी बात करता हूं, ये आपको समझ आ जाएगा, जो पूछेंगे वो समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि वो इजी पूछते हैं, जेईई नीट इजी ही पूछता है आपसे। ठीक है, बस आपको बैलेंस करना चाहिए, आपको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना ही टफ होता है। अगर आप तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना सीख गए फिर इजी है जेईई नीट। अच्छा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पहली बार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से डोनेट करते हैं। ठीक है, और ये आपको ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता था, सेकंड क्वांटम नंबर आपको सबशेल के बारे में बताता था, थर्ड क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है, थर्ड क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है। सेम चल रहा है ना, पहले बिल्डिंग, फ्लोर, फिर आपका रूम, वही चल रहा है। सबसे पहले हमें बिल्डिंग का पता लग गया, फिर हमने फ्लोर देख लिया, फिर लास्ट में हमने रूम देख लिया। रूम, एक बार हमें रूम पता लग गया किस रूम में है तो हमें एड्रेस मिल गया इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले हमने बिल्डिंग देख ली, फिर फ्लोर देख लिया, फिर रूम देख लिया, तो हमें, अगर हम ऑर्बिटल तक पहुंच गए, बिल्डिंग से होते हुए रूम तक अगर पहुंच गए तो हमें एड्रेस मिल गया इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिल गया। ठीक बात है। अच्छा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से या ml से भी डोनेट करते हैं। ठीक है, और इससे हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पता लगता है कि कितने ऑर्बिटल्स आपके हैं। अच्छा, ml की वैल्यू, सबसे पहली बात, ml की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, -L to L। ml की वैल्यू होती है -L से L। ठीक है, -L से L जैसे निकालते हैं, जैसे S सबशेल के लिए आपको पता है, S सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो। S सबशेल के लिए खट से बोलना शुरू कर दो, अब दिमाग में छप जानी चाहिए चीज कि S सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, S सबशेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है। तो ml की वैल्यू कहां से कहां होगी, -0 से 0 मतलब 0 ही होगी, है ना, -0 से 0 मतलब 0 ही होगी, -0 से +0 मतलब 0 ही होगी, तो ml की वैल्यू आ गई 0।
ml की वैल्यू आ गई 0। तो ml की हर एक वैल्यू आपको रिसेंबल करती है ऑर्बिटल के बारे में। तो ml की वैल्यू एक ही आई, तो मतलब आपका एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है एस सब शेल में। और यही चीज हमने इधर से देखी भी थी 2l+1 वाले फॉर्मूले से कि 2 × 0 + 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इधर से भी दिख रहा है कि 1 ऑर्बिटल ही आपका आया। ठीक है, p सब शेल के लिए, p सब शेल के लिए अगर हम देखें तो l की वैल्यू आपकी 1 होती है, ये आपको पता है। तो ml की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से 0 तक, मतलब -1 से हमें 0 तक जाना है। तो माइनस आपको पता है, ऐसे अब बच्चों की तरह अगर मैं दिखाना चाहूं तो माइनस से आपको 1 तक जाना है। तो कितने इंटीजर आएंगे, -1, 0 और 1 आएगा। तो -1, 0 और 1, यही होगी ml की वैल्यू। -1 से 1 तक के बीच में -1, 0 एंड 1। तो ml की 3 वैल्यू आई, ml की 3 वैल्यू आई, मतलब आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स होंगे आपके किसमें, p सब शेल में। और इसी फॉर्मूले से भी इधर से भी 3 ही आ रहा था आपका, l की वैल्यू 1, तो 3 ऑर्बिटल इधर से बना। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल वाले फॉर्मूले से लगाया तब भी 3 आया, इधर से भी हमने देखा तो 3 ही आया। तो ml की वैल्यू आपको ml की हर एक वैल्यू आपकी एक ऑर्बिटल को रिसेंबल करती है कि इस ऑर्बिटल, मतलब ml की हर एक वैल्यू आपको ऑर्बिटल को रिसेंबल कर रही है। जैसे ml की इधर 3 वैल्यू है तो मतलब 3 ऑर्बिटल है, इधर ml की 1 वैल्यू तो मतलब 1 ऑर्बिटल है। तो s सब शेल में आपका 1 ऑर्बिटल होता है, p सब शेल में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह आगे हम देखेंगे d का भी, अभी f का भी। ठीक है, d सब शेल। तो d सब शेल मतलब d फ्लोर पे देख लेते हैं कितने कमरे हैं, मतलब कितने ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो इसमें l की वैल्यू आपकी 2 होती है, तो ml की वैल्यू -2 से +2 तक होगी। तो -2, -1, 0, 1 एंड 2, यही वैल्यूज होंगी। -2 से 2 के बीच में ये सारी वैल्यू आएंगी, ये सारी वैल्यू आएंगी। तो ml की कितनी वैल्यू आई, 1, 2, 3, 4, 5 आई। तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके किसमें, d सब शेल में। और यही चीज हमने फॉर्मूले से भी देखी थी, यही चीज हमने फॉर्मूले से भी देखी थी। अच्छा, f सब शेल की बात करूं, f सब शेल की अगर मैं बात करूं तो f सब शेल के लिए आपको पता है कि l की वैल्यू कितनी होती है, बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो। l की वैल्यू आपकी 3 होती है। तो ml की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, -3 से +3 तक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर तक ऐसे ही जाएगा। तो कितने आए टोटल, 7 आए। ठीक है, 7 आए, 3, 4, 4 + 3, 7, तो 7 ऑर्बिटल्स आए। तो f सब शेल में आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, या 7 कमरे होते हैं, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, 7 ऑर्बिटल ही बोलना, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हो आप। ठीक है, मैं तो पागल हूं, मैं कुछ भी बोलता रहता हूं। ठीक बात है। तो a आपका ml की वैल्यू इसकी आ गई, a आपकी इसकी आ गई। ठीक है, a आपकी इसकी आ गई। ठीक है, या तो ये आपको ml की हर एक वैल्यू आपको ऑर्बिटल्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती है। तो ये आपकी ml हम ऐसे निकाल रहे हैं जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। अच्छा, जो मैं बोल रहा था ओरिएंटेशन के बारे में कि ओरिएंटेशन, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ओरिएंटेशन की सारी कहानी बता रहा था, ये इधर से निकल के अभी आएगी। देखो, ml की वैल्यू 0 है तो इसको बोलते हैं, पहली बात इसको बोलते हैं s ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे, s ऑर्बिटल, है ना। s सब शेल के जो ऑर्बिटल होंगे उनको बोलते हैं s ऑर्बिटल, सिंपल सी बात। s सब शेल के जो ऑर्बिटल होंगे, s फ्लोर के जो कमरे होंगे उनको s फ्लोर वाले कमरे बोलेंगे। ठीक है, तो s सब शेल के जो ऑर्बिटल होंगे उनको s ऑर्बिटल बोलेंगे। p सब शेल के जो कमरे होंगे या p सब शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम बोलेंगे p ऑर्बिटल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, p ऑर्बिटल्स। अब p ऑर्बिटल देखो आपके पास 3 है। पहली बात तो s ऑर्बिटल है, पहली बात आपके पास s ऑर्बिटल है। इधर से हम शेप देख लेते हैं, ऊपर वाला इरेज कर दूं, कर दिए। चलो देखो, इनकी शेप भी देख लो इधर कि इनकी शेप क्या क्या होती है। देखो, s ऑर्बिटल की जो शेप होती है, s ऑर्बिटल की शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। क्या होती है, स्फेरिकल। ठीक है, s ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन स्पेयर में कहीं भी घूम सकता है, इस इलेक्ट्रॉन स्पेयर में कहीं भी आपका ऐसे घूम सकता है, इस रीजन में कहीं भी घूम सकता है। तो s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। ठीक है, आगे बात करें p ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल्स की। अच्छा, तो p ऑर्बिटल आपके पास 3 है,
3 है p ऑर्बिटल, क्योंकि p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, और तो आपके पास 3 ऑर्बिटल है और उनको हम बोलेंगे p ऑर्बिटल्स। तो आपके पास p वाले 3 ऑर्बिटल हैं। अच्छा, p के आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो इन 3 ऑर्बिटल को पहली बात हम बोलते हैं, डोनेट करते हैं px, py और pz से। जो 3 ऑर्बिटल हैं इनको हम डोनेट करते हैं, एक को हम बोल देते हैं px, एक को बोल देते हैं py, एक को बोल देते हैं pz। ठीक बात है। अच्छा, जो बाय कन्वेंशन, जरूरी नहीं है कि हमें मानना ही है, कुछ बुक्स में एक कन्वेंशन के तौर पे माना जाता है कि ml की वैल्यू 0 होती है z के लिए। मतलब आप ऐसे सेंटर में रख दिया करो, ऐसा करा करो आप कि z वाली चीज को सेंटर में रख दो, pz और py। l की वैल्यू, l की जो 0 वैल्यू है, एक कॉरस्पॉन्ड कर रही है pz ऑर्बिटल को, और ये मान लो आपका -1, ये आपका +1। मतलब ml की वैल्यू जो -1 है वो रिप्रेजेंट कर रही है px ऑर्बिटल को, ml की वैल्यू जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रही है pz ऑर्बिटल को, और ml की वैल्यू 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है py ऑर्बिटल को। जरूरी नहीं है ऐसा होता, लेकिन कन्वेंशन के तौर पे कुछ बुक में माना जाता है और आपके सिलेबस में भी ये माना जाता है। तो अगर pz की, अगर l की वैल्यू 0 किसको रिप्रेजेंट करती है? pz को। ठीक बात है। अच्छा, अब p ऑर्बिटल आपके पास 3 है, तो इनकी शेप क्या होगी? सबसे पहली बात, p ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है ना, ये होती है डम्बल शेप। कैसी शेप? डम्बल शेप, है ना, डम्बल शेप। डम्बल होता है ना बॉडी बनाने वाला, वो ऐसी शेप होती है। देखते हैं कैसे होता है। एक्स, ये मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जो पी एक्स ऑर्बिटल है वो आपका ऐसे होता है, ऐसा होता है आपका पी एक्स ऑर्बिटल, डंबल शेप का होता है ना, ये आपका पी एक्स ऑर्बिटल। मतलब जो एक्स एक्सिस के अक्रॉस ओरिएंटेड हो उसको बोलते हैं आपका पी एक्स ऑर्बिटल। मतलब पी एक्स ऑर्बिटल क्या होता है? ऐसा ऑर्बिटल, वो ऐसा ऑर्बिटल, मतलब उस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो पी एक्स ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने इस डायरेक्शन में ओरिएंट कर दिया है कि वो एक्स एक्सिस के अक्रॉस ही उसके इलेक्ट्रॉन इसी एक्स एक्सिस में आसपास घूमेंगे। समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से ये चीज हुई कि पीएक्स के, जो पीएक्स ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके एक्स एक्सिस में ही ओरिएंट करेंगे, एक्स एक्सिस में ऐसे ऐसे घूमेंगे, है ना। एक्स एक्सिस में इधर इधर कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, कहीं भी इधर घूम सकते हैं। ठीक बात है। तो ये आपका पीएक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह आप पीवाई बना सकते हो, तो इसी तरह आप पीवाई बना लो। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये आपका पी वाई हो गया। ठीक है, ये आपका पी वाई हो गया, ये आपका पी एक्स हो गया। ये शेप बता रहा हूँ मैं इनकी, है ना। ये पी वाई हो गया, ये पी एक्स हो गया, और ये आपका पी जेड बना देते हैं। पी जेड बनाने के लिए क्या करें? बस इसको मान लो, ए मान लो आपकी वाई एक्सिस है, मान लो आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, या तो आप चाहो तो इधर जेड एक्सिस मान सकते थे, इधर जेड एक्सिस मान लेते तो इधर बना देते, मैंने इधर मान लिया। आपकी मर्जी है, जहां मर्जी मान लेना। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पी जेड एक्सिस इधर मान लेना, या आपकी मर्जी है आप इधर ही मान सकते हो। जरूरी नहीं है कि पी जेड एक्सिस को इधर ही दिखाना है, इधर भी दिखा सकते हो, किसी ने बोला नहीं है कि उधर ही दिखाओ। ठीक है, हाँ, बस लिख देना कि इसी को मैंने जेड एक्सिस माना है। तो मैं फिलहाल अभी जेड एक्सिस इसको ही मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस है आपकी, और ये आपकी मान लो लेट से वाई एक्सिस है। तो आपका जो पी जेड ऑर्बिटल है वो आपका ऐसे होगा, है ना। तो ये ऐसे चीजें होंगी। ठीक है, क्लियर है। या आप चाहो, अगर आपको इनमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है, आपको एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, वैसे तो मैंने एक्सिस ही चेंज कर दिया, जेड की जगह एक्स की जगह जेड कर दिया है, लेकिन आपको अगर फील ना आ रहा हो, आपको फील भी चाहिए होता है। ठीक है, तो ए आपका पी जेड होगा। ठीक है, ये मान लो जेड है, ये आपका एक्स था, ये वाई था। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर इधर जेड लिखा हो वो भी सही है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में जेड इधर ही लिख देते हैं। तो ऐसा ना कहना कि सर आपने तो कराया था एक्स, उधर जेड, इधर जेड लिख दिया। कहीं भी लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ा कि इधर एक्स ही लिखना है। ठीक है, किसी भी एक्सिस को हम कुछ एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 ऑर्बिटल आते हैं। आपको पता है पी सबशेल में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल को हमने बोला पी एक्स ऑर्बिटल, एक को बोला पी जेड, एक को बोला पी वाई। पी एक्स ऑर्बिटल आपका है जो कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस ओरिएंट हो, पी वाई आपका वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंट होता है, और पी जेड आपका जेड एक्सिस के अक्रॉस ओरिएंट होता है। तो ये इसकी शेप है पी ऑर्बिटल्स की। ठीक बात है। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे इसको इरेज करते हैं। अब देखो डी सबशेल के लिए आपकी 5 ऑर्बिटल हैं, और एफ सबशेल के लिए आपके 7 ऑर्बिटल हैं। अब इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा,
चलो पहले ये वाले 2 मिटो देते हैं, दो इनको दो को इरेज करते हैं, डी शुरू करते हैं। डी की भी शेप देख लेते हैं क्या होती है। देखो जो डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल होते हैं इसको भी थोड़ा इरेज करते हैं। देखो डी के आपके 5 ऑर्बिटल हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल को पहली बात रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं मान लो जी डी जेड स्केयर। क्या बोलते हैं? डी जेड स्केयर। अच्छा इसको बोल दो लेट्स से डी वाई जेड, इसको बोल दो डी एक्स जेड, इसको बोल दो डी एक्स वाई, इसको बोल दो डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर। ये माइनस नहीं है, एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर है, एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ना बोलना कभी भी, एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर है, ठीक बात है। अच्छा तो जैसे हमने उसमें देखा था कि हर एक ml की वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती थी, इसको हमने बोल दिया इस ml की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल को px बोल दिया था, इसको pz, इसको py। इसी तरह इधर हर एक ml की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑर्बिटल होगा। जब l की वैल्यू आपकी 0 हो तो उसको हमने dz स्केयर ऑर्बिटल बोला। अभी देखते हैं कैसे कैसे दिखते हैं। जो -1 है वो dxz ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ए dxy को, ए dyz को, ए dx स्केयर डैश y स्केयर को। तो आपके पहली बात है 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपके 5 d ऑर्बिटल होते हैं। जैसे p ऑर्बिटल px, pz और py होता है, इसी तरह d ऑर्बिटल आपके 5 आपके होते हैं, 5 होते हैं, dxy, dxz, dz स्केयर, dyz, dx स्केयर डैश y स्केयर। ठीक है, याद करना सिंपल है। देखो कैसे, पहले dxy ले लो, है ना, फिर dyz ले लो, फिर बचा क्या, x और y का कॉम्बिनेशन हो गया, yz का हो गया, फिर बस z और x का ही रह गया तो zx ले लो। 3 तो हो गए, 3 हो गए। उसके बाद एक dz स्केयर वाला होता है और एक dx स्केयर और y स्केयर। एक में सिर्फ z स्केयर लिया और बचा क्या फिर आपके पास x और y, तो एक में x और y को दोनों को एक साथ ले लिया। तो ये 5 ऑर्बिटल आपके पास होते हैं, ये 5 आपके पास d ऑर्बिटल होते हैं। अब एक एक करके इनको देखते हैं। इनमें से जो पहले 3 होते हैं ना, इसमें जो पहले 3 होते हैं और ये 2 होते हैं, ये 2 अलग टाइप के होते हैं, 2 अलग टाइप के होते हैं, ये 2 अलग टाइप के होते हैं, 2 अलग टाइप के होते हैं। इनको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, इनको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, और इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। देखते हैं क्यों बोलते हैं, अभी आपको समझ आएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं इन्हें। अच्छा देखो, सबसे पहले बनाते हैं dxy, सबसे पहले बनाते हैं dxy कि dxy ऑर्बिटल दिखता कैसे है। जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, जो आपके d ऑर्बिटल होते हैं, कहां लिखें, ओके इधर लिखते हैं। जो आपके d ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, d ऑर्बिटल स्मॉल d से लिखना है। d ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डंबल शेप के होते हैं। कौन सी शेप के, डबल डंबल, मतलब 2 डंबल होते हैं। इसमें तो एक ही डंबल था, इसमें 2 डंबल होंगे। देखो कैसे, मान लो x और y है, x और y एक्सिस है। सबसे पहले हम dxy बनाते हैं। dxy क्या होगा, dxy समझो क्या होगा। सबसे पहले आप x और y एक्सिस है, x और ध्यान से समझना, ये आपके पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, आपको dxy बनाना है। तो x और y के बीच में जो है, मतलब 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है। तो इधर बीच में पहला एक डंबल बनाओ। समझ लो कैसे बनाने हैं डी ऑर्बिटल्स। सबसे पहले dxy के लिए बनाना है, मतलब x और y एक्सिस लो, उसमें आपके x और y एक्सिस के बीच में मतलब 45 डिग्री पे एंगल पे आप पहले एक आपका डंबल बना दो। पहला डंबल बना दिया, ठीक है, पहला डंबल हमने बना दिया, ठीक है। अब इससे ही 90 डिग्री पे, मतलब इधर 90 डिग्री पे जस्ट इसके ये आपका 45 इधर होगा, 45 ये होगा, है ना। मतलब इन 2 डंबल के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो इसके ही 90 डिग्री पे एक डंबल और बना दो। ये होता है आपका dxy ऑर्बिटल। धीरे धीरे हजम होगा। अब yz को देखेंगे और zx को देख लेंगे, दोनों को और देख लेंगे, समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। देखो इसको देखते हैं। देखो ये मान लो y है, इस एक्सिस को मान लिया y मैंने, इसको z मान लिया। पहले इसको x और y माना था, अब हम y z की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। अच्छा, अब y और z, तो सबसे पहले y और z के बीच में 45 डिग्री,
वाई और जेड एक्सिस के बीच में 45 डिग्री से एक डंबल बनाओ और उसके 90 डिग्री पे दूसरा बना दो, उसके 90 डिग्री पे दूसरा बना दो। ए हो गया आपका वाई डी, ए है आपका डी एक्स वाई, ए है आपका डी वाई जेड। इसी तरह अब आप डी जेड एक्स अपने आप बनाओ, इसी तरह अब आप डी जेड एक्स अपने आप बनाओ। चलो बनाओ भाई, बनाओ, बैठो ना। डी जेड एक्स बनाना है ना, तो बस क्या लेंगे, ए एक्स एक्सिस मान लो, ए जेड एक्सिस मान लो, ठीक है। तो डी जेड एक्स बनाना है तो बस जेड एक्स एक्सिस के 45 डिग्री पे और उससे 90 डिग्री पे। देखो तीनों की शेप सेम बनाई है, बस हमने एक्सिस ही चेंज किया और कुछ नहीं किया है। वाई एक्स इधर कर दिया क्योंकि वाई एक्स का बना रहे हैं, डी एक्स वाई बना रहे हैं, डी वाई जेड बना रहे हैं, तो बस हमने वाई जेड एक्सिस ले ली। एक्स जेड बना रहे हैं तो एक्स जेड एक्सिस ले ली, है ना। तो बस ए आपका ऐसे होगा, ठीक बात है। तो ये आपके 3 ऑर्बिटल हमने बना लिए। ए है आपका डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। अब हम बनाते हैं लास्ट में डी जेड स्केयर और डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर की शेप कैसे होगी, इनको देख लेते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं, बस बात खत्म करते हैं। इरेज कर दूं ये, चलो चलो। तो जो आपका सबसे पहले देखते हैं डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर। तो ये आपकी एक्स एक्सिस मैंने बना दी और वाई एक्सिस बना दी। इसमें बस क्या करना है आपको, एक डंबल बनाओ एक्स एक्सिस के अलोंग और एक डंबल बना दो वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है, ए आपकी वाई एक्सिस है, ए आपकी एक्स एक्सिस है। तो बस क्या करना है, एक डंबल आपको बनाना है एक्स एक्सिस के अलोंग और एक डंबल आपको बनाना है वाई एक्सिस के अलोंग। ए होता है आपका डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर। डी एक्स वाई और डी एक्स स्केयर वाई डैश वाई स्केयर में डिफरेंस देखो क्या है। इसमें क्या था, एक्स और वाई के 45 डिग्री पे हमने पहला लोब रखा था, मतलब पहला डंबल रखा था, और उससे जस्ट 90 डिग्री पे हमने दूसरा डंबल रखा। इसमें हमने क्या किया, डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर पे इसमें हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, 45 डिग्री पे नहीं रखा, इन दोनों के बीच में नहीं रखा है कहीं, एक एक्स एक्सिस की तरफ एक वाई एक्सिस की तरफ। तो ये है आपका डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर। इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, कि इसमें एक्सिस के अलोंग रखा है, इसमें एक्सिस में नहीं, कहीं बीच में रखा हुआ है ना, कहीं बीच में रखा हुआ है। इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ठीक बात है। अच्छा रह गया लास्ट डी जेड स्केयर। डी जेड स्केयर मान लो इधर कोई आपकी एक्स एक्सिस है, काम तो आपको जेड एक्सिस से है, तो जेड एक्सिस को देखते हैं। अच्छा तो डी जेड स्केयर आपका क्या होता है, पहले तो एक डंबल ऐसा इधर होता है, ठीक है, एक डंबल इधर होता है और इधर एक ऐसे सर्कुलर रिंग होती है, इधर एक ऐसे सर्कुलर रिंग होती है, इसको बोलते हैं डी जेड स्केयर। ये डी जेड स्केयर की शेप होती है, ये डी जेड स्केयर की शेप होती है, ठीक है, एक सर्कुलर रिंग होती है। और जो ऐसे देखो ऐसा है कि ये आपका ए मान लो आपकी जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस में एक आपका डंबल लाई करता है और जो ये रिंग है ऐसा सर्कुलर, एक ऐसी एक सर्कुलर रिंग ऐसे है ना, इसके आसपास ऐसे एक सर्कुलर रिंग है, इसके आसपास ऐसे एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। तो मतलब डी जेड ऑर्बिटल ही, डी जेड स्केयर ऑर्बिटल ही एक मात्र ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन तीनों एक्सिस पे है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन तीनों एक्सिस में प्रेजेंट है। डी एक्स वाई में देखो आपका डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, एक्स और वाई में, है ना, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कहीं घूम रहा है, जेड एक्सिस में नहीं है, मतलब जेड प्लेन में नहीं है, इसमें वाई जेड में है, एक्स प्लेन में नहीं है, इसमें आपका जेड एक्स प्लेन में है, वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं है, वाई ओरिएंटेशन में कुछ भी नहीं है इसका, ये आपका एक्स और वाई में है, ठीक है, ये एक्स और वाई में, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग आपके इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूम रहे हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। लेकिन डी जेड स्केयर में देखो क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में भी घूम सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ए बी एरिया दिया गया है, ए बी रीजन है, ऑर्बिटल का मतलब रीजन ही होता है ना, तो मतलब ऑर्बिटल को घूमने के लिए ए रीजन भी दिया हुआ है वाई एक्सिस के लोंग, और सर्कुलर मतलब एक्स वाई प्लेन, है ना, ए आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये जो बचे एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस, तो ये आपका एक रिंग सर्कुलर रिंग है, मतलब एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है,
एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस में होती है, एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस में होती है। कभी कभी जेई एडवांस में पूछ लेते हैं कि इन विच डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन ऑल द 3 एक्सिस, तो आप बोलोगे डी जेड स्क्वायर, क्योंकि उसमें जेड एक्सिस के अक्रॉस भी है और एक्स वाई एक्सिस के अक्रॉस भी है, एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस भी है, जो आपकी सर्कुलर रिंग है ना, सर्कुलर रिंग एक्स वाई प्लेन में है। और ये डी जेड आपका जो जेड ऑर्बिटल है, मतलब जेड में एक आपका डंबल बना हुआ है, जेड में एक आपका डंबल बना हुआ है, ठीक बात है। तो ये आपके यहाँ शेप होती हैं एस ऑर्बिटल की, ठीक है, एस ऑर्बिटल्स की, तो और ये पी ऑर्बिटल्स की, ठीक है, पी ऑर्बिटल पी वाई पी एक्स पी जेड होते हैं। डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं, इनकी शेप मैंने आपको बता दी है। और जो आपका एफ ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है, उनकी शेप को हम बुक में बनाया नहीं जाता, क्योंकि उनको बना नहीं सकते हम 2D में। आप चाहो तो गूगल पे जाके एक बार देख सकते हो, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहो तब भी आप देख सकते हो। तो अगर एफ सबशेल की जो शेप होती है कॉम्प्लेक्स होती है, इस करके हम उसको बनाते नहीं है, ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। तो एफ सबशेल की शेप कॉम्प्लेक्स होती है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एफ सबशेल की शेप कॉम्प्लेक्स होती है, और कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं पता होनी चाहिए आपको। एस सबशेल कैसा दिखता है, स्फेरिकल, पी डंबल और डी डबल डंबल, बस ये आपको पता होनी चाहिए, इनकी ये शेप पता होनी चाहिए आपको, ठीक बात है, ठीक है। तो ये आपकी सारी शेप्स हैं ऑर्बिटल्स की, ठीक है। हमने शेल देख लिया, सब शेल देख लिया एंड ऑर्बिटल्स देख लिया, ऑर्बिटल्स की सारी शेप देख ली, ऑर्बिटल की सारी शेप्स हमने देख ली, बात क्लियर है। चलें आगे, चलो। अच्छा, तो मतलब आपको जो थर्ड क्वांटम नंबर था वो आपको क्या बताता था, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता था, है ना, या ए बताता था कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स कैसी है ना, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी है, ये भी तो आपको बताता ही था। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स कैसी है ये भी आपको बताता था कि इस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन इस वे में है, इस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन इस वे में है। तो जब ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट भी आपको समझाता कि ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता है, आप ये भी लिख सकते हो अपने नोट्स में उसमें डाल के, ठीक है। आपका ऑर्बिटल के बारे में तो बताता ही है, ओरिएंटेशन भी बताता है ना, ओरिएंटेशन के बारे में भी बताता है। अच्छा, क्लियर है। चलो अब लास्ट क्वांटम नंबर देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। चलो, लास्ट क्वांटम नंबर देखो, लास्ट क्वांटम नंबर है आपका, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। पहले 3 क्वांटम नंबर आपको स्क्रोडिंगर इक्वेशन से मिल जाते थे, स्पिन क्वांटम नंबर को किसी दूसरे साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, और आपको जरूरत भी नहीं है, सीधी बात बोलूं तो ये, ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से डोनेट करते हैं। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। देखो ये देखा गया, ये डिस्कवर किया गया, जैसे आपको पता है आपकी अर्थ जो है, हमारी जो धरती है वो सूरज के आले दुआले घूमती है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो अर्थ जो है सूरज के आले दुआले घूमती है ना, और जो अर्थ है आपकी वो अपनी एक्सिस के आले दुआले भी स्पिन करती है, अपने एक्सिस के अलोंग भी स्पिन करती है। अर्थ 2 चीजें कर रही होती है, अर्थ आपके सन है तो अर्थ आपके ऐसे घूम भी रही होती है सन के आले दुआले, एट द सेम टाइम स्पिन भी कर रही होती है अपनी ओवन एक्सिस में। आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एट द सेम टाइम इट स्पिन अलोंग इट्स ओवन एक्सिस। तो आपकी जो अर्थ है अपनी ओवन एक्सिस के अलोंग स्पिन भी करती है ना, स्पिन लट्टू की तरह से घूमती है, स्पिन करती है। तो इसी तरह ये भी डिस्कवर किया गया कि अर्थ नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो न्यूक्लियस के आले दुआले तो घूमता ही है, एट द सेम टाइम अपनी ओवन एक्सिस के अलोंग भी स्पिन करता है, अपनी एक्सिस के अलोंग भी। न्यूक्लियस के आले दुआले तो घूमता है, वो तो हम देख ही चुके हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हमें देख ही चुके हैं। एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ओवन एक्सिस के अकॉर्डिंग, अपनी खुद की एक्सिस के अकॉर्डिंग स्पिन भी करता है, और 2 तरह की स्पिन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 तरह की स्पिन पॉसिबल है, एक क्लॉकवाइज, दूसरी बोलो एंटी क्लॉकवाइज,
है ना, दो स्पिन हो सकती हैं। अच्छा, दो तरह की स्पिन हो सकती हैं। जो क्लॉकवाइज स्पिन है ना, उसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस एरो से। क्लॉकवाइज स्पिन को इस एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को इस एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन को इस एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को इस एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लॉकवाइज स्पिन के लिए जो एस की वैल्यू होती है वो +½ होती है, और जो एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन की वैल्यू होती है -½ इसकी वैल्यू होती है -½ ठीक है, तो एस की वैल्यू या तो -½ होती है तो +½ होती है। बस आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में आपको ये चीज बताती है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है सब कुछ? अच्छा ठीक है, तो ये होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इसी तरह इसका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी फॉर्मूला पूछ लेते हैं कभी कभी। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √SS+1 h/2π, h/2π। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। मार्कर क्लास में एक बार गिरना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर नहीं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा कुछ पूछते भी नहीं है और है भी नहीं इसके अलावा ऐसे कुछ। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए एस की वैल्यू +½ होती है। इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए एस की वैल्यू -½ होती है। एक चीज और पूछ सकते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा आपका। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो उसकी वैल्यू √SS+1 h/2π होती है। ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये आपके चार आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता सकते हैं, जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बोला हो कि मान लो इलेक्ट्रॉन आपका बोला है कि मान लो लेट्स से 3p में है। अगर ऐसे बोला है कि इलेक्ट्रॉन 3p में है ना, या मान लो आपको बताना कि इलेक्ट्रॉन कहां है, तो एक बार अगर आपको ये पता लग जाए, मान लो आपको पता लग गया कि मान लो आपको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कहां है, किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा कि ये इलेक्ट्रॉन बता दो कहां है, तो आपने सबसे पहले निकाल लिया कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन 3rd एनर्जी लेवल पे है। अच्छा, आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको ये पता लग गया कि ये p सबशेल में है। अच्छा, आपने वो निकाल लिया। एक बार आपको p सबशेल पता लग गया और आगे जाके आपको ये पता लग गया कि p सबशेल के px ऑर्बिटल में है, px सबशेल के px ऑर्बिटल में है। मतलब आपको n की वैल्यू अगर पता हो, n की वैल्यू पता थी 3 है। ठीक है, इसके आपको l की वैल्यू पता थी कि इसकी l की वैल्यू आपकी 1 है, और इसकी m की वैल्यू आपको पता थी, इसकी m की वैल्यू आपकी थी -1, है ना, 3px के लिए। ठीक है, 3px के लिए ये चीज होगी। अब देखो, मान लो ये चीज दी थी और आपसे पूछा कि बताओ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो आपको देख के समझ आ रहा है कि n की वैल्यू 3, मतलब 3rd एनर्जी लेवल पे है। ये 3rd एनर्जी लेवल है तो इलेक्ट्रॉन इधर का है, कहीं 3rd एनर्जी लेवल पे है। उसके अंदर p सबशेल के अंदर है, उसके अंदर p सबशेल के अंदर, क्योंकि l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 मतलब p सबशेल के लिए, तो p सबशेल में है। पहले हम गए बिल्डिंग में, बिल्डिंग के अंदर गए हम फ्लोर पे, तो p सबशेल के अंदर है। पहले हम सबसे पहले किस पे गए, 3rd एनर्जी लेवल पे आए, 3rd एनर्जी लेवल के अंदर घुसे, 3rd एनर्जी लेवल के अंदर घुसे, और उसमें हम किस में गए, p सबशेल में। p सबशेल में गए, उसके बाद हमें पता है कि m की वैल्यू -1 है, मतलब फिर सबशेल के अंदर हम ऑर्बिटल में घुसे, तो हम x ऑर्बिटल में आ गए, तो 3px उसका एड्रेस आ गया। तो हमें पता लग गया ना कि इलेक्ट्रॉन 3px ऑर्बिटल में है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगी कि इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्वांटम नंबर को एड्रेस भी बोलते हैं, कि क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ ए, क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है, तो दैट्स ऑल अबाउट क्वांटम नंबर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं किसी एलिमेंट की, और इन दोनों के क्वेश्चन उसी लेक्चर में हम कर लेंगे, है ना, क्वांटम नंबर के भी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 15-20 मिनट में दोनों के क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसके होते हैं, कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं, 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्वांटम नंबर कर लिया, इसकी सारी शेप्स देख ली, चारों के चारों क्वांटम नंबर देख लिए, उसके फॉर्मूले देख लिए जितने भी हो सकते थे, और जितने पॉसिबल उसके जो हमने शेप देख ली, हर एक की p ऑर्बिटल कैसा दिखता है, s ऑर्बिटल कैसा दिखता है, d ऑर्बिटल कैसा दिखता है, उन्हें सब देख लिया।
ठीक बात है। तो चलो आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे और उसका लास्ट लेक्चर लेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश, अगले चैप्टर पे हम चल जाएंगे पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।